नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 5th चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य से संबंधित अंतिम टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है लोह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इस वीडियो में हम लोह चुंबकीय पदार्थ के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोह चुंबकीय पदार्थ को परिभाषित करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसके पश्चात लोह चुंबकत्व की व्याख्या यहां पर करेंगे। लोह चुंबकीय पदार्थों के गुण यहां पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम आपको बता दें कि 5वें चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य का ये अंतिम टॉपिक है, ये हमारा अंतिम वीडियो लेक्चर है। इसमें हम लोह चुंबकीय पदार्थ के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था, जिसमें हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थों के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया। सिमिलर टाइप से हमने अनुचुंबकीय पदार्थों के बारे में भी अध्ययन कर लिया। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लोह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अनुचुंबकीय पदार्थों के जो गुण होते हैं, सिमिलर गुण लोह चुंबकीय पदार्थों के होते हैं। केवल प्रबलता का फर्क है, वो वहां पर अनुचुंबकीय पदार्थ में और लोह चुंबकीय पदार्थ में केवल और केवल प्रबलता का, शक्ति का फर्क है और कोई डिफरेंस नहीं है। एक एक करके अभी देखेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में भी आ जाएगा। देखो, पहले तो इसके नाम का क्या अर्थ है। लोह चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ तो है लेकिन इसके आगे लोह लगा हुआ है, लोहा लगा हुआ है। तो सर्वप्रथम यही देखा गया था कि जो चुंबकीय गुण है सबसे ज्यादा लोहे में होता है और इस कारण से ऐसे पदार्थों को लोह चुंबकीय पदार्थ कहा गया। हालांकि कोई आवश्यक नहीं है कि लोह चुंबकीय पदार्थ में लोहा मौजूद ही हो, कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। ओके, चलिए लोह चुंबकीय पदार्थ को हम परिभाषित करते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबलता से चुंबकित हो जाएं, प्रबलता से क्या हो जाए, चुंबकित हो जाएं, तो उन पदार्थों को हम लोह चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। उनके अंदर चुंबकीय गुण प्रबलता से आ जाए तो ऐसे पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ओके, जैसे आप समझें कि ये हमारे पास में एक पदार्थ है, इसको हम लोह चुंबकीय पदार्थ कह रहे हैं। इसे हम चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं। इसे कहां रखा जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जा रहा है। इसको कहां रखा जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जा रहा है। ये हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र है और इसके ऊपर जो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। किधर से किधर होता है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ये कलर चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा। चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो इस तरीके से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रही है। लेकिन होता क्या है, इस पदार्थ के अंदर चुंबकीय गुण क्रिएट हो जाते हैं। इस पदार्थ के अंदर क्या हो जाते हैं, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाएंगे और ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाएगा, प्रबलता से चुंबकित हो जाएगा। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर प्रबलता से चुंबकित हो जाए, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो वे पदार्थ
वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबलता से चुंबकित हो जाए। प्रबलता से चुंबकित, प्रबलता से चुंबकित हो जाएं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रबलता से जो चुंबकित हो जाते हैं तो उन पदार्थों को हम क्या कहेंगे? लोह चुंबकीय पदार्थ कहेंगे, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ओके, दूसरी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि यदि हम असमान चुंबकीय क्षेत्र में इन पदार्थों को रख दें तो ये निम्न चुंबकीय क्षेत्र से उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर तेजी से विस्थापित हो जाते हैं, तो ऐसे पदार्थों को भी हम लोह चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। ओके, दूसरी जो डेफिनेशन है वो हमारे पास में क्या है? जैसे ये हमारे पास में कोई पात्र है और इस पात्र पर हमने यहां पर कोई लोह चुंबकीय पदार्थ रखा है। क्या रखा है? लोह चुंबकीय पदार्थ को यहां पर रख दिया है, डाल दिया है, इधर डाला है। ओके, यहां पर डाल दिया है। अब हमने क्या किया है? इस पदार्थ के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र लगाया है। क्या लगा दिया? चुंबकीय क्षेत्र हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है और यहां से ये इस तरीके से रखा हुआ है। तो यहां पर इसके चारों ओर ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहां पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और यहां पर भी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ध्रुवों के नजदीक चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है और ध्रुवों से दूर चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है। तो यहां पर इस स्थिति के अंदर यहां पर इन जगहों के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, तो ये वाला जो सिरा है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होने की वजह से जो पदार्थ है वो तेजी से यहां पर आकर इकट्ठा हो जाएगा। तो ऐसे पदार्थों को हम लोह चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। देखो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है उच्च चुंबकीय क्षेत्र, उच्च है। यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है निम्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, जो लोहा चुंबकीय पदार्थ है वो निम्न चुंबकीय क्षेत्र से उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर तेजी से विस्थापित हो जाता है। तो दूसरी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी कि वे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में, असमान चुंबकीय क्षेत्र में, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर निम्न चुंबकीय क्षेत्र से, निम्न चुंबकीय क्षेत्र से उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर, उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर, निम्न चुंबकीय क्षेत्र से उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से विस्थापित हो जाता है। प्रबलता से विस्थापित, प्रबलता से विस्थापित
हो जाता है लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ओके, अब यहां पर आप देखेंगे कि ये निम्न चुंबकीय क्षेत्र था, इधर आएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ भी ऐसे ही आ रहा था। लोह चुंबकीय पदार्थ भी ऐसे ही आता है निम्न से उच्च की ओर, लेकिन ये तेजी से विस्थापित होता है, वो थोड़ा सा विस्थापित होता है, धीरे धीरे विस्थापित होता है। केवल प्रबलता का फर्क है और अनुचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अब इनके एग्जाम्पल्स की यहां पर हम बात करें तो लोहा इसमें मूल घटक होता है। मेनली ज्यादातर में लोहा ही होता है। ज्यादातर में क्या होता है? तो लोहा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और लोहे के अयस्क Fe2O3, Fe3O4, लोहे के अयस्क जो भी होंगे वो सारे के सारे लोहे चुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट जो भी होंगे सारे के सारे लोहा चुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल्स होंगे। इसके अलावा जैसे मैं बात करूं, कोबाल्ट है, निकल है, तो ये भी लोहा चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ये भी लोहा चुंबकीय पदार्थ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे लोहा चुंबकत्व। लोहा चुंबकीय पदार्थों के अंदर जो गुण है, ये गुण किस वजह से क्रिएट होता है, किस वजह से ये उत्पन्न होता है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो लोहा चुंबकत्व की व्याख्या, ये उत्पन्न होने का सबसे पहले हम कारण देखेंगे। तो लोहा चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होने का जो मेन कारण है वो है डोमेनों का पाया जाना। इन पदार्थों के अंदर क्या होगा? डोमेन पाए जाते हैं। तो लोहा चुंबकीय पदार्थ में लोहा चुंबकत्व के गुण का कारण क्या होगा? कारण होगा डोमेनों का पाया जाना। डोमेनों का पाया जाना। डोमेनों का पाया जाना। डोमेनों का पाया जाना। अब डोमेन क्या चीज है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे हमारे पास में क्या है, ये कोई पदार्थ है, ये पदार्थ है, लोहा चुंबकीय पदार्थ है। इसके अंदर क्या है? छोटे छोटे क्षेत्र बन जाते हैं। छोटे छोटे क्या बन जाते हैं? क्षेत्र। और उन क्षेत्र के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक निश्चित दिशा में होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? एक निश्चित दिशा के अंदर होता है। तो उस क्षेत्र को हम डोमेन कहते हैं। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? एक अति अल्प क्षेत्र होता है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र एक निश्चित दिशा में होता है, तो जैसे डोमेन कहा जाता है। ये आप ध्यान देंगे कि ये हमारे पास में जैसे एक डोमेन है और इस डोमेन के अंदर जितने भी परमाणु होंगे वो सारे के सारे एक निश्चित दिशा में चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण उत्पन्न करते हैं। अब ये भी एक क्षेत्र है, इसमें मौजूद जितने भी परमाणु हैं उनके कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक निश्चित दिशा में होगा, निश्चित डायरेक्शन में होगा। ओके, तो इनको हम कहते हैं डोमेन। तो देखिए इनके अंदर भी आप समझें कि लोहा चुंबकीय पदार्थों में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लोहा चुंबकीय पदार्थों में क्या पाए जाते हैं? पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ में भी ऐसा ही था, बट लोहा चुंबकीय पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लोहा चुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं में थोड़ा सा बेटर तरीके से लिखते हैं। लोहा चुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं में
परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है। अब ये परमाणु एक अल्प क्षेत्र में, ये परमाणु अल्प क्षेत्र में एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण लिखने ज्यादा बेटर रहेगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। इस क्षेत्र को डोमेन कहा जाता है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। तो डोमेन आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक निश्चित क्षेत्र है, इसमें परमाणुओं की संख्या, देखो एक जो डोमेन होता है वो बहुत छोटा सा क्षेत्र होता है। डोमेन का जो क्षेत्रफल है वो अल्प होता है, लगभग 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 वर्ग मिलीमीटर। इसके अंदर जो परमाणुओं की संख्या है वो 10 की घात 11 से 10 की घात 17 तक परमाणु इसके अंदर मौजूद होते हैं। और इन सभी परमाणुओं का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो एक निश्चित दिशा में होता है, तो उसको हम कहते हैं डोमेन। ये मैंने डोमेन दिखाए हैं, कुछ डोमेन यहां पर हमने आपके सामने रखे हैं। ये जो डोमेन है इनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक निश्चित डायरेक्शन में होता है। इस तरीके से एक निश्चित दिशा के अंदर ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। इस तरीके से हमने इनको दिखाया है। ऐसे इस तरीके से ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। ठीक है। इस तरीके से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। ये अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है। देखो इसको भी क्लियर कर ले में आप, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगा हुआ हो, अनुपस्थित हो, तो उस स्थिति के अंदर इनका कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अनुपस्थिति में जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया जाता है तो इनका कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है जिसको हम m से पुट करते हैं वो कितना होता है? 0 होता है। इस चीज को क्लियर कर लें। आपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया तो m का मान भी कितना हो जाएगा? 0। हालांकि प्रत्येक डोमेन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, लेकिन ये जो डोमेन है वो अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, जिसकी वजह से कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो शून्य हो जाता है। कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। अब यदि हम इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र लगा दें, इसके ऊपर हम क्या कर दें? चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर दें, तो क्या होगा? ये जैसे हमारे पास में डोमेन है,
ये हमारे पास में एक लोहे चुंबकीय पदार्थ हैं और उस लोहे चुंबकीय पदार्थ के अंदर हमने ये डोमेन दिखाए हैं। यहां पर हमने एक चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया है। चुंबकीय क्षेत्र उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर है, इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन की ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अब क्या है, इसके अंदर मौजूद है डोमेन। तो ये जो डोमेन है इनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है। क्या हो जाएगा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में इनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा। इतना आपको समझ आ जाना चाहिए। इस तरीके से ये जो डोमेन है वो व्यवस्थित हो जाएंगे और ये परबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। क्या करेंगे, परबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। परबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। परबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। देखो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होगा। तो यहां पर आपने बी लगाया, बी नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहां पर एम भी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए यहां पर थोड़ी सी आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में क्या होता है, जब आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं तो जो डोमेन है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। उनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक निश्चित दिशा में हो जाता है। ये जो पदार्थ है वो चुंबकित हो जाता है। पदार्थ क्या हो जाएगा, चुंबकित हो जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लोहा चुंबकीय पदार्थों के गुण यहां पर हम देखने वाले हैं। तो देखिए पहला जो गुण है कि इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये परबलता से चुंबकित हो जाते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये परबलता से क्या हो जाते हैं, चुंबकित। इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर परबलता से चुंबकित हो जाते हैं। परबलता से चुंबकित, परबलता से चुंबकित हो जाते हैं। परबलता से क्या हो जाएंगे, चुंबकित हो जाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये निम्न से उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर तेजी से विस्थापित हो जाते हैं। इन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, इन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर निम्न चुंबकीय क्षेत्र से, निम्न चुंबकीय क्षेत्र से उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर, उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर और परबलता से विस्थापित हो जाते हैं। या परबलता की बजाय यहां पर तेजी से लिखें तो ज्यादा थोड़ा सा बेटर होगा, की ओर तेजी से विस्थापित हो जाते हैं। तेजी से विस्थापित हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। ओके, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या कर दें, इसका तो एग्जाम्पल मैंने बताया आपको कि जो पहले ही हमने डेफिनेशन दी थी वहीं से इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा,
चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर निर्वात की तुलना में बहुत ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें से होकर गुजरेगी। निर्वात की तुलना में बहुत ज्यादा संख्या में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें से होकर गुजरती है। ये हमारे यहां पर इस डायरेक्शन में चुंबक रख दी है, ऐसे दिखा देता हूं मैं इस तरीके से, या थोड़ा सा दूर दिखाते हैं, थोड़ा सा और बेटर रहेगा, इतनी दूर दिखा देते हैं ऐसे। इस तरीके से अब यहां पर हम जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से ऐसे। ऐसे निर्वात की तुलना में इसमें से बहुत ज्यादा संख्या में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, निर्वात की तुलना में ज्यादा गुजरेगी। निर्वात की तुलना में इनमें से गुजरने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो काफी ज्यादा होगी। तो काफी ज्यादा होगी तो इनकी जो अगली प्रॉपर्टी है वो ये हो जाएगी। अगली प्रॉपर्टी क्या होगी कि जो म्यू आर है वो एक से काफी बड़ा होगा। आपेक्षिक चुंबकशीलता है वो काफी बड़ी होगी, काफी ज्यादा होगी, क्योंकि निर्वात की तुलना में इनमें से गुजरने वाले जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी संख्या ज्यादा होगी। चुंबकीय पारगम्यता निर्वात की तुलना में काफी ज्यादा होती है, इस कारण से इनके लिए म्यू आर का जो मान है वो काफी बड़ा होता है। इसके अलावा चुंबकीय प्रवृत्ति की यदि मैं यहां पर बात करूं तो म्यू आर बराबर 1 प्लस काई एम, 1 प्लस काई एम। तो म्यू आर काफी बड़ा है तो काई एम भी क्या होगा, एक से काफी बड़ा होगा, एक से काफी बड़ा होगा। तो इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो भी धनात्मक और बड़ी होती है। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक थी लेकिन अल्प थी, ठीक है। यहां पर भी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक लेकिन काफी बड़ी होती है। तो विद्यार्थियों ये थे लोहा चुंबकीय पदार्थों के कुछ गुणधर्म। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, आराम से समझ में आ गया होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक लोहा चुंबकीय पदार्थ, जिसमें हमने लोहा चुंबकीय पदार्थ के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो 5वां चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य, इसका अंतिम टॉपिक था जो हमने यहां पर देख ही लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित जो चैप्टर अपना 6वां चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। विद्यार्थियों यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड या संपूर्ण वीडियोज का कोर्स चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप गूगल प्ले स्टोर से BCS एकेडमी नाम से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। इसके ऊपर आपको कक्षा 9 से 9th 10th 11th है, 12th है। यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट है, IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो IIT के लिए है। यदि आप नर्सिंग से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं या आप लैब असिस्टेंट से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं या आप नेवी एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इसमें आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कोर्स अवेलेबल होने वाले हैं, जिसमें आप देखिए वीडियोज के कोर्स भी मिल जाएंगे, वीडियोज के कोर्स अवेलेबल है, साथ में हैंड रिटन नोट्स भी मिलने वाले हैं। साथ में क्या मिलने वाले हैं, हैंड रिटन नोट्स भी। आप जो वीडियोज के कोर्स हैं उसके अंदर आपको संपूर्ण टॉपिक क्लियर होंगे, ऑल टोटल टॉपिक यहां पर मिलने वाले हैं, सारे टॉपिक आपके क्लियर
होने वाले हैं। साथ में आप एनसीईआरटी की जो बुक है, अपने सिलेबस में जो एनसीईआरटी की बुक चलती है, उस एनसीईआरटी की बुक्स के एग्जाम्पल्स, टोटल एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस, इसके साथ में इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, बोर्ड एग्जाम के वक्त हम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आते हैं और उस सीरीज के अंदर हमारा जो रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा है। हमने बहुत मेहनत करके इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम तैयार करते हैं और उनमें से लगभग 95% जो क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड एग्जाम्स में आ भी जाते हैं। तो वो भी सीरीज हम लेकर आएंगे, वो आपको इस वीडियोज वाले कोर्स में मिलने वाली है। अलग से भी उनके लिए हम लास्ट टाइम पर कोर्स लॉन्च करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।